माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था एंडोस्पर्म के बेसिस पर जो सीड के जो टाइप होते थे उसको हमने देखा था, और इसी बेसिस पर हमने आपको बताया था कि दो टाइप के सीड होते हैं। फर्स्ट टाइप जो था एंडोस्पर्मिक सीड था, और सेकेंड टाइप जो था वह नॉन एंडोस्पर्मिक सीड था। तो एंडोस्पर्मिक सीड वैसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वैसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म का एब्सेंस होता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत जो होते हैं वो मोनोकोटिलेडोनस सीड आते हैं, जैसे कि आपका मेज का हो गया, व्हीट हो गए, पैडी हो गए। ये सारे सीड जो होते हैं आपको एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत आते हैं। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत जो होते हैं जितने सारे भी लेग्यूमिनस प्लांट के सीड होते हैं, जैसे कि पी, इसके अलावा ग्राम, फिर सोयाबीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, और डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत आते हैं। तो लास्ट लेक्चर आपका यहाँ तक था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका एम्ब्रायो। आज का जो लेक्चर होगा यह लेक्चर सेकेंड चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक होगा। तो इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर पर जाएंगे। तो आपका जो आज का जो टॉपिक है वो है एम्ब्रायो। सबसे पहले आप एम्ब्रायो के बारे में जाने। एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होता है वह किस स्ट्रक्चर से होता है। तो आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि एक मेल गेमेट जो होता है, जब वो फ्यूज करता है, जब फर्टिलाइज करता है किसके साथ, फीमेल गेमेट एग या ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, तो ठीक इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं जाइगोट। और फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। जाइगोट जो होता है अर्ली स्टेज में यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड स्टेज होते हैं। बाद में जब इसको न्यूट्रिशन मिलना प्रारंभ होता है, तो न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है किससे, तो एंडोस्पर्म से। तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था एंडोस्पर्म के बारे में लास्ट क्लास में। तो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग बनते हैं, आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो वो लेक्चर पहले जा करके देख लें। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग जाइगोट को या फिर डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जब ये न्यूट्रिशन इस जाइगोट को मिलता है तो फिर क्या होते हैं, ये जाइगोट डेवलप कर जाते हैं किसमें, एम्ब्रायो के रूप में। तो पहला सवाल आपका यहाँ से बनता है कि एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होता है वह एम्ब्रायो से के किस रीजन पर होता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो हमने आपको इसके लिए भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताया था इस तरह का, और ऊपर जो होता था 3 सेल हुआ करता था जिसको हमने कहा था कैलेजल सेल। फिर नीचे भी 3 सेल होते थे। फर्स्ट सेल को हमने बोला था सिनर्जिड सेल बोला था, और ऊपर जो होता है एक एग सेल होता है, यानी कि फीमेल गेमेट का जो प्रेजेंस है वह कहाँ है आपका, वो है आपका नीचे वाले रीजन पर। और नीचे वाले रीजन को हमने कहा था माइक्रोपाइलर रीजन। इसे हमने क्या कहा था, माइक्रोपाइलर रीजन। और अपर रीजन को हमने क्या कहा था, कैलेजल रीजन कहा था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एम्ब्रायो से किस रीजन पर होगा, तो माइक्रोपाइलर रीजन पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब पॉलन ट्यूब से मेल गेमेट इंटर करेगा एम्ब्रायो सेग में, तो एक का जो प्रेजेंस होता है वो माइक्रोपाइलर रीजन पर होता है। इसलिए यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर रीजन पर ही होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एम्ब्रायो सेग के किस रीजन पर इसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फिर आपका हो जाएगा माइक्रोपाइलर रीजन पर। ध्यान रखिएगा। अब तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि एम्ब्रायो सेग के किस रीजन पर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वह आना चाहिए आपको एम्ब्रायो आना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो डेवलप्स at micropylar region, is it confirmed? सेकेंड पॉइंट इसको हम लोग देखते हैं, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन भी तभी होगा जब एंडोस्पर्म की कुछ मात्रा बन जाए। जो आपको हमने बताया था, 2 इक्वेशन का एक टॉपिक था, वो उसको हमने बताया था, वहां से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जाइगोट तभी आगे डेवलप करेगा एम्ब्रायो के रूप में जब तक कि एंडोस्पर्म की थोड़ी सी अमाउंट ना बन जाए, क्योंकि जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलता है किससे, एंडोस्पर्म से।
इसलिए ध्यान रखिएगा, जब एंडोस्पर्म की थोड़ी सी भी मात्रा बन जाती है तो उसके बाद ही एम्ब्रायो का डेवलपिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद ही जाइगोट जो यूनिसेलुलर स्टेज में होता है वह आगे चल करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाता है, यह जाइगोट तभी डेवलप करेगा जब तक कि थोड़ा सा भी एंडोस्पर्म ना बन जाए। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो जाइगोट होता है वह उसका जो डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में जो होता है एक ही समान होता है। जो इनिशियल फेज का जो डेवलपमेंट होता है, जो शुरुआती अवस्था का डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में, दोनों में एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन का जो स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है, वो दो सिमिलर होता है। तो थर्ड पॉइंट्स भी आप लोग नोटिस कीजिएगा कि दोनों का जो फॉर्मेशन दोनों में जो फॉर्मेशन होगा मोनोकॉट और डाइकॉट, दोनों में जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा इनिशियल स्टेज दोनों एक समान होगा, सिमिलर होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद का जो पॉइंट होता है, जाइगोट जब डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो एम्ब्रायो बनने से पहले प्रो एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करता है। यहाँ से प्रो एम्ब्रायो क्या होता है इस बात को हम देखते हैं। प्रो एम्ब्रायो जो होता है एक आपका होगा मेच्योर एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो क्या है आपका मेच्योर एम्ब्रायो है, मान लेते हैं ये एम्ब्रायो मेच्योर है, लेकिन इससे ठीक पहले का जो स्टेज होता है वह आपका कहलाता है प्रो एम्ब्रायो। तो सबसे पहले ये प्रो एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करेगा, उसके बाद ये मेच्योर एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करेगा। लेकिन जब ये प्रो एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करेगा तो उसमें इसका जो शेप हो सकता है वह हो सकता है आपका ग्लोब्यूलर हो सकता है, यानी कि गोलाकार हो सकता है, या फिर इसका जो शेप हो सकता है वह हो सकता है हार्ट शेप, यानी कि हृदय के जैसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स नोटिस करते चलिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, एम्ब्रायो के टॉपिक में आपका जो शुरुआत का जो कुछ पॉइंट्स है वह आपका इस तरह से बनता है। पहला जो पॉइंट है वह है आपका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। यह कहाँ होगा, एम्ब्रायो सेक के माइक्रोपैलेट रीजन पर होगा। सेकेंड पॉइंट में हमने आपको क्या बताया, सेकेंड पॉइंट में हमने आपको बताया कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट तभी होगा जब तक कि एंडोस्पर्म की कुछ मात्रा ना बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म बनेगा उसके बाद ही जाइगोट एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करेगा। थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है वो एक समान होता है। इसके बाद हमने आपको बताया एम्ब्रायो जो होता है सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो में डेवलप करता है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो में डेवलप करता है। प्रो एम्ब्रायो का जो शेप हो सकता है वो ग्लोब्यूलर हो सकता है या फिर हार्ट शेप हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि आप किसी चने के बीज को अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए, उसकी कुछ दिन पश्चात क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा। और जर्मिनेशन के बाद फिर क्या होगा, जब हम उसे बोते हैं खेतों में, मिट्टी में बोते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें दो रीजन दिखाई देते हैं आपको। एक रीजन क्या होगा, एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, और जो सेकेंड रीजन होता है वो अपर डायरेक्शन में ग्रो करता है। जो अपर, बीच में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रायो का एक्सिस होता है, तो जो अपर डायरेक्शन में ग्रो करता है उसे हम लोग कहते हैं प्ल्यूम्यूल। दिस इज कॉल्ड एज प्ल्यूम्यूल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्ल्यूम्यूल कहेंगे। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो प्ल्यूम्यूल से क्या होता है, स्टेम का डेवलपमेंट होगा, प्ल्यूम्यूल से स्टेम का डेवलपमेंट होगा, जबकि रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा। इससे किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का। ध्यान रखिएगा, प्ल्यूम्यूल फॉर्म्स स्टेम while radical forms root. Is it clear? और बीच में एक आपका एम्ब्रायोनल एक्सिस हो जाता है, और एम्ब्रायोनल एक्सिस की जो ऊपर के भाग का जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल। इसे हम लोग कहेंगे एपिकोटिल। और जो नीचे का जो भाग का होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोकोटिल कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम है, अपर जो डायग्राम है वह है आपका डाइकॉट एम्ब्रायो का है, और जो नीचे का जो डायग्राम है वो है आपका मोनोकॉट का है। वह किसका है, मोनोकॉट का है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये डाइकॉट का और ये मोनोकॉट का। डाइकॉट में आपका जो है यहाँ पर दो कॉटिलेडोन्स है, देख लीजिए, और अपर वाला रीजन प्ल्यूम्यूल है, नीचे रेडिकल है, जिससे क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, स्टेम का डेवलपमेंट होगा। ये दोनों कॉटिलेडोन्स हो गए। और यहाँ पर हाइपोकोटाइल, एम्ब्रायोनल एक्सिस से जो नीचे का जो प्रोटीन लेयर होता है
उसे हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल, और जो आपको ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये तो डायकॉट का एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर हो गया। नीचे है आपका मोनोकॉट का, हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि मोनोकॉट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब देखिए मोनोकॉट में एक पॉइंट्स है जो कि इसको इससे अलग करता है। सबसे पहली बात, मोनोकॉट में कॉटलेडॉन्स की संख्या जो होगी वो 1 होगी, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर कितने होगी, 1 होंगे। और मोनोकॉट के जो कॉटलेडॉन्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्कुटेलम, दिस इज कॉल्ड है स्कुटेलम। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोनोकॉटलेडोनस सीड जो होते हैं उसके बीज पत्र यानी कि कॉटलेडॉन्स को क्या कहा जाता है, तो स्कुटेलम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर भी है आपका प्ल्यूम्यूल और यहाँ पर भी रेडिकल। रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होगा, रूट का, और प्ल्यूम्यूल से किसका डेवलपमेंट होगा, शूट का यानी कि स्टेम का। अब देखिए प्ल्यूम्यूल जो होता है जनरली एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। इसके अलावा रेडिकल भी एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। अपर का जो लेयर है जो प्ल्यूम्यूल को कवर करता है उसे कोलियोप्टाइल, और जो नीचे रेडिकल को कवर करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलियोराइजा कहेंगे। इसके बाद देखिए नीचे जो रेडिकल है वह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के माध्यम से कवर्ड है। यहाँ पर भी देखिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है दोनों में। तो ये जो रूट कैप होता है इसको हम रूट कैप कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, जब रेडिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है तो उस समय रूट कैप रेडिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है ताकि इसे कोई डैमेज ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रूट कैप हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप व्हिच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू रेडिकल। नीचे भी आपका रूट कैप्स हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या हो गया। कोलियोप्टाइल एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो गया जो कि प्ल्यूम्यूल को कवर करता है, जबकि कोलियोराइजा भी एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो कि रेडिकल को कवर करता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका फ्रूट है। आप लोग रीडिंग लगा लें, फ्रूट। इस पर फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रूट जो है आपका ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनता है। एक्चुअली सॉरी, हम फ्रूट से पहले हम लोग पहले सीड को पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा सीड के बारे में आपको हालांकि पिछले लेक्चर में बता चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सीड जो है, पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि सीड जो है एंडोस्पर्म के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं। पहला हमने आपको बताया था एंडोस्पर्मिक सीड, इसे हमने कहा था एंडोस्पर्मिक सीड फर्स्ट टाइप जो था, या फिर इसे हमने एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जाना था। इसे हमने एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जाना था। ये क्या होते हैं, ये वैसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं और इसके अंतर्गत जनरली मोनोकॉट के सीड आते हैं। मेज हो गया, पैडी हो गए, इसके अलावा फिर आपका व्हीट हो गया, ये सारे आपको आ जाएंगे, कोकोनट आ जाएगा। अब देखिए जो सेकेंड टाइप का सीड है उसे हम लोग कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड, ये किस प्रकार के सीड हो गए, ये वैसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये वैसे सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंडोस्पर्म का अभाव होता है, इसलिए इसको लोग कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके अंतर्गत आपको आ जाते हैं जनरली लेगुमिनस सीड आपको आ जाते हैं, जैसे कि आपका पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इसके अलावा ग्राम हो गया, जितने सारे भी आपको लेगुमिनस सीड हैं वो सारे के सारे आते हैं। इसके अलावा जो ऑयल वाले सीड हैं वो भी आपको आ जाते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गए, ये सारे के सारे आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका सीड है। सीड में हम आपको बताए थे कि सीड का जो डेवलपमेंट होता है वह होता है आपका ओव्यूल से होता है। वह किससे होता है, ओव्यूल से होता है। ओव्यूल का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। हम आपको बताए थे बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एम्ब्रायोसेक कहते हैं, उसके बाद फिर एक कवर, फिर कवर, फिर कवर, और इधर से भी फिर इस तरह से स्ट्रक्चर और फिर इस तरह से स्ट्रक्चर
है ना। तो एक ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। इस दोनों लेयर को हमने एक साथ कहा था इंटेगुमेंट्स। इसे हमने क्या कहा था? इंटेगुमेंट्स कहा था। और जो बीच का जो स्ट्रक्चर था, जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था, उसको हमने कहा था एम्ब्रायोसेक। इसे हमने क्या कहा था? एम्ब्रायोसेक कहा था। और इंटेगुमेंट्स और एम्ब्रायोसेक की जो बीच जो कुछ होमोजेनियस टाइप के सेल होते हैं, उसे हमने कहा था न्यूसेलस। उसे हमने क्या कहा था? न्यूसेलस कहा था। आइए हम लोग देखते हैं न्यूसेलस के बारे में। अब देखिए, जब हमने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एंजियोस्पर्म यदि डाइकॉट है तो पूरी तरह से खर्च हो जाएगा, बट मोनोकॉट में थोड़ा सा बचा हुआ रह जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स होता है उसमें ओव्यूल सीड के रूप में बदलता है, ओवरी फ्रूट के रूप में, ओवरी का वाल पेरिकार्प में बदलता है। लेकिन मैक्सिमम सीड में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो न्यूसेलस भी पूरी तरह से खर्च हो जाता है। लेकिन कुछ सीड में, जैसे कि ब्लैक पीपर, काली मिर्च, इसके अलावा बीट यानी कि चुकंदर में, इन दोनों में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी न्यूसेलस की कुछ मात्रा बची हुई रह जाती है। और इसी बची हुई मात्रा को जो न्यूसेलस होता है, जो बचा हुआ न्यूसेलस यानी रेसिडुअल न्यूसेलस जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कहलाता है पेरिस्पर्म। दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रेसिडुअल न्यूसेलस होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बचता है, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म कहेंगे। तो पूछा जाएगा आपको कि पेरिस्पर्म का प्रेजेंस इनमें से किस सीड में होगा? तो ब्लैक पीपर यानी कि काली मिर्च और इसके अलावा बीट में होगा। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है आपका फ्रूट का। बस हम आपको यहाँ से पेरिस्पर्म को बताने के लिए हम आपको एक बार फिर से इसको बता दिए। जैसे आपका एक मात्र पॉइंट छूटा हुआ था पेरिस्पर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। अब देखिए, फ्रूट के बारे में सबसे पहले पढ़ने के लिए, उससे पहले हम आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर जो हमने बताया था उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो बेसल पार्ट होता है वो स्वोलेन होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। और इस स्वोलेन पार्ट्स को हमने कहा था ओवरी। दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। और ओवरी जो होता है, जिस पोजीशन पर होता है, उसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। अब देखिए, हमने क्या बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो यही वो ओवरी है जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी का जो आउटर वॉल होता है वो फ्रूट का वॉल बनाता है, यानी कि पेरिकार्प बनाता है। अब देखिए यहाँ से, तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि जब कभी भी फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वह किससे होगा? वह होगा आपका फ्रॉम ओवरी। फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? ओवरी से होगा। अब देखिए, इसी फ्रूट के फॉर्मेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन के बेसिस पर फ्रूट के कई प्रकार होते हैं और हम बारी बारी से उन सारे टाइप्स को स्टडी करते हैं। अब देखा जाए, जो फर्स्ट टाइप है वह है आपका ट्रू फ्रूट। फर्स्ट टाइप क्या है आपका? ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे? तो वैसे फ्रूट जिसका फॉर्मेशन, वैसे फ्रूट्स जिसका फॉर्मेशन जो होता है ओवरी से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो ओवरी से जब यदि फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अकर्स फ्रॉम द ओवरी, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अकर्स फ्रॉम द ओवरी, इस फ्लावर के ओवरी से यदि फ्रूट का फॉर्मेशन हो तो वैसे फ्रूट को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। ध्यान रखिएगा। और इसके एग्जांपल में मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं वो इसी के कैटेगरी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके एग्जांपल आपको नहीं बता रहे हैं, अगला जब आपको बताएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका समझ में आ जाएगा। जो सेकेंड आपका टाइप है वह है आपका फॉल्स फ्रूट। सेकेंड इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, फॉल्स यानी कि झूठा फल। तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो फॉल्स होते हैं। क्यों फॉल्स होते हैं? क्योंकि ऐसे फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वह आपका होता है, किससे होता है? फ्लावर के ओवरी को छोड़ करके किसी अन्य पार्ट से होता है, किसी अदर पार्ट से होता है। यानी कि when the formation of fruit occurs, when the formation of fruit occurs besides other parts other than ovary,
यदि ओवरी को छोड़ करके किसी अदर पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जांपल में देखिए, अब इसमें आपको 3 एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका एप्पल, सेकेंड है आपका स्ट्रॉबेरी, और थर्ड है आपका कैसियो, देखिए अखरोट। ये 3 एग्जांपल्स आपको आते हैं फॉल्स फ्रूट में आते हैं। तो आप पूछना चाहोगे कि सर आखिर ये जो 3 फल हैं, इन तीनों फल का जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रूट के किस भाग से होता है? तो अभी जस्ट हमने आपको ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर। इसमें क्या था, नीचे का जो पार्ट्स था वो सोलन होता था, फूला हुआ, जिसे हमने ओवरी कहा था। ये आपका ओवरी हो गया। और जो ये पार्ट्स होता था इसको हमने कहा था थैलमस। इसे हमने क्या कहा था? थैलमस। अक्सर कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है फ्लावर के किस पार्ट से होता है? तो एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है फ्लावर के थैलमस से होता है। किससे होता है? थैलमस। एक्चुअली यहाँ पर थैलमस ही फूल करके फ्लेशी हो जाता है और इसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, यही पार्ट एडिबल होता है। तो ध्यान रखिएगा, एप्पल का जो फॉर्मेशन होगा वो थैलमस से होगा, स्ट्रॉबेरी का भी और कैसियो का भी। ध्यान रखिएगा, इसलिए इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो फॉर्मेशन होता है ओवरी को छोड़ करके किसी अन्य पार्ट से होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका थर्ड टाइप है वो है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहेंगे, इसे भी हम लोग देखते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको एक टर्म बताया था पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में हमने आपको क्या बताया था? जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसी तरह से जब किसी फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो उस टाइप के फल को हम लोग क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। एक्चुअली जनरली अभी आपने देखा कि जब कभी भी फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उबड़ी फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है फ्रूट में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ओवरी कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पहचान के लिए इसकी एक विशेषता होती है, सबसे बड़ा फीचर होता है कि इस तरह के जो फल होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना हो गया और पाइनएप्पल हो गए। ये सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं आपको किस तरह के फ्रूट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। अब देखते हैं हम लोग अगला जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका एग्रीगेट फ्रूट, जो सबसे लास्ट है। ये आपका एनसीईआरटी से बाहर है। एग्रीगेट में हम लोग क्या देखेंगे? एग्रीगेट फ्रूट जनरली जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो एक ही ओवरी से होता है, लेकिन जब कभी भी फ्रूट का फॉर्मेशन कई ओवरी के कंजुगेशन से होगा, कई ओवरी के सहयोग से होगा, तो इस तरह के फल को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। इसके एग्जांपल में आपको जैकफ्रूट आते हैं। जैकफ्रूट में क्या होता है? अंदर में कई ढेर सारा एडिबल पार्ट होता है और प्रत्येक पार्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक ओवरी से होता है, इसलिए जैकफ्रूट को हम लोग एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। तो when the formation of fruit occurs from the conjugation of many ovary, then this is called as aggregate fruit. Is it clear? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एक टर्म है आपका सीड का डोरमेंसी ऑफ सीड। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग लगाइए आप लोग। डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब कोई सीड का फॉर्मेशन होता है तो वह होता है आपको ओव्यूल से। कई बार एक ही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है आपको एक बार यदि आप याद कर लेते हैं तो बार बार फिर आपको वही काम देगा। इसलिए आपको बेटर होगा कि एक बार आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लें। जब कभी सीड का फॉर्मेशन होगा तो किससे होगा? ओव्यूल से होगा। और इसी सीड में एक एम्ब्रायो निहित होता है, इसी में छिपा हुआ होता है एम्ब्रायो, और इसी एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से फिर क्या होता है? एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि किसी प्लांट में सीड फॉर्म कर जाता है, जैसे कि इस बार जो फसल लगे होंगे खेत में,
यदि हम उसे काट करके फिर जब घर लाते हैं तो उससे जो सीड प्राप्त होता है हम उसे अगले साल लगाते हैं और फिर उससे क्या होता है, एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस दौरान इस एम्ब्रायो का क्या होता है, हम उसी बात को हम इस पॉइंट्स में समझने जा रहे हैं। देखिए, जब कोई सीड डेवलप कर जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो उससे जो होता है वाटर, 90% वाटर जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। लेकिन आप उसे कितना भी ड्राई कर दो, उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ वाटर का अमाउंट बचा हुआ रह जाता है, जो कि उसको अगले टर्मिनेशन में काम देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो उसका जो एम्ब्रायो होता है, उसके एम्ब्रायो का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वो स्लो हो जाता है। हमने क्या बताया, जब सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद उसके एम्ब्रायो का मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगा और एम्ब्रायो जो होता है एक इनएक्टिव स्टेज में, एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। और सीड के एम्ब्रायो के इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं डोर्मेंसी ऑफ सीड। जब सीड का एम्ब्रायो के मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाते हैं और जब उसका एम्ब्रायो एक इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोर्मेंसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यही डोर्मेंसी ही होता है जो सीड को वर्षों पश्चात भी जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिए, यदि सीड आपका पूरी तरह से सुरक्षित रह गया वर्षों तक तो वो कई वर्षों के पश्चात भी क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। हम आपको यहाँ से कुछ आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल से आपका लुपाइन लुपिनस। लुपाइन लुपिनस यह एक सीड है और इस सीड को प्राप्त किया गया था आर्कटिक टुंड्रा नामक क्षेत्र से। और जब इसकी खुदाई के पश्चात इसे प्राप्त किया गया तो स्टडी करने के पश्चात यह पाया गया कि यह 10,000 वर्ष पुराना बीज है, 10,000 वर्ष पुराना सीड है। और ये 10,000 वर्ष के पश्चात जर्मिनेट हुआ, फलित भी हुआ, फल भी दिया और जितने सारे भी इसके में प्रोसेस होते थे एक नए प्लांट्स को फॉर्मेशन करने में वो सक्षम था। इसके अलावा हम आपको एक और एग्जांपल देने जा रहे हैं, वह है आपका फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा। ठीक है, तो फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा यह एक डेड पाम का सीड है, खजूर का बीज है और इसे प्राप्त किया गया था किंग हेराल्ड, एक डेड सी मृत सागर के पास एक महल था राजा का जिसका नाम था किंग हेराल्ड। तो जब उसके महल की खुदाई हुई थी तो उस खुदाई के दौरान इस बीज को प्राप्त किया गया था और यह लगभग 2000 वर्ष के डोर्मेंसी के पश्चात जर्मिनेट किया था और फिर आगे चल करके एक नए प्लांट को फॉर्मेशन किया था। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। इस डोर्मेंसी ऑफ सीड आपको क्लियर हो गया। डोर्मेंसी ऑफ सीड में कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रायो का मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाता है और एम्ब्रायो एक इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जाता है। इसके पश्चात क्या होते हैं, ये सीड लंबे वर्षों तक सुरक्षित रह सकते हैं और लंबे वर्षों के बाद भी ये जर्मिनेट करके एक नए प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिए। अब हम लोग जो है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और वह लास्ट टॉपिक है आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन जब किसी सीड का फॉर्मेशन हो लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। When the formation of seed occurs without fertilization, then this is called as apomixis. आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको छोड़ रखा है आपके लिए कि एपोमिक्सिस के माध्यम से जो सीड बनेगा उस सीड को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस सीड को हम लोग कहते हैं एपोमिक्टिक सीड।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपोमिक्टिक सीड कहेंगे। ध्यान रखिएगा, द सीड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्टिक सीड। इज इट कन्फर्म? अब देखिए यहाँ पर आपका एक इसका एक एग्जांपल है आपका। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो कुछ ग्रास फैमिली ऐसे हैं जो एपोमिक्सिस के प्रोसेस को शो करते हैं। इसके अलावा एक एस्ट्रेशिया वैरायटी का जो ग्रास है वो भी है, उसको शो करता है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रेशिया और कुछ ग्रास फैमिली जो है जो इस प्रोसेस को शो करते हैं, इसको शो करते हैं एपोमिक्सिस को। और लास्ट आपका पॉइंट है आपका पॉलीइम्ब्रायोनी। पॉली का मतलब होता है अनेक, और इम्ब्रायो का मतलब आप समझ ही रहे हैं। जनरली किसी सीड में एक ही इम्ब्रायो होते हैं, लेकिन जब किसी सीड में एक से अधिक इम्ब्रायो हो, when if any seed have more than one embryo, यदि किसी सीड में more than one embryo हो, एक से अधिक embryo हो, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पॉलीइम्ब्रायोनी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आपको आ जाते हैं ऑरेंज, जिसके सीड में मोर देन वन एम्ब्रायो होते हैं। इसके लिए तो आज का जो क्लास है, हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो सेकेंड चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। वह चैप्टर है आपका जेनेटिक्स का चैप्टर हम लोग लेने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन की जो दो चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ, ये दोनों हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जो यहाँ पर जो है जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अगला क्लास जो होगा आपका जेनेटिक्स का होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो 5th चैप्टर है आपका, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसे आप लोग एक बार देख कर आवे, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। और एक नोटिस है आपके लिए कि जो 11th के बच्चे आपके संसर्ग में हो, जो आपके संपर्क में हो, उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग यहाँ पर एक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का क्लास। तो बहुत ही जल्दी आपका 11th का भी क्लास लॉन्च होने वाला है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाला है। जब तक ये संकट की घड़ी चल रही है, तब तक हम लोग जो है अब से रेगुलर जो है देने का प्रयास करेंगे आपको क्लास। तो मिलते हैं हम लोग किसी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।